हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से अमरदीप पासवान आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम शीत युद्ध के दौर क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, उसका हम फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्षता क्या है, तीसरी दुनिया क्या है। ठीक है, इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे और एक और क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, वो भी 6 मार्क्स का है। पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास आते रहें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलो आज हम टॉपिक अपना कंप्लीट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो पूछा क्या जाता है कि गुटनिरपेक्षता, यहाँ पे गुटनिरपेक्षता नहीं है, यहाँ पर है दो ध्रुवीयता। ठीक है, गुटनिरपेक्षता को ही क्या कहा जाता है? दो ध्रुवीयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो ध्रुवीयता। ठीक है, दो ध्रुवीयता की चुनौती यानी कि गुटनिरपेक्षता किसे कहा जाता है? अगर हम वर्ल्ड की बात करें, जब पार्ट फर्स्ट कराया था, यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया करके उसे जाकर के जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे दो ध्रुव बना हुआ है। एक तो पहली दुनिया था, दूसरी दुनिया था तो यूएसए था, इसको पहली दुनिया का नाम दिया गया। और जो यूएसएसआर था, इसको दूसरी दुनिया का नाम दिया गया। इसको पहला ध्रुव बोला गया और इसको दूसरा ध्रुव बोला गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? दो ध्रुवीयता की चुनौती। एनसीईआरटी में भी यही हेडिंग है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, दो ध्रुवीयता की चुनौती यानी कि गुटनिरपेक्षता। तो गुटनिरपेक्षता इन दोनों के लिए चुनौती कैसे है? क्वेश्चन तो ये है ना। तो गुटनिरपेक्षता इन दोनों के लिए चुनौती ऐसे इस प्रकार से है क्योंकि गुटनिरपेक्षता एक विकल्प के तौर पर देखा गया। वो कह रहे हैं कि ना तो हम यूएसए के साइड हैं और ना ही हम यूएसएसआर के साइड में हैं। बात समझ आ गई है? तभी जाकर के बना तीसरी दुनिया, जिसको क्या नाम दिया गया? जिसको नाम दिया गया गुटनिरपेक्षता। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता एक आंदोलन है जिसकी नींव 1955 में रखी गई। ठीक है, और 1956 में एक सफल बैठक हुआ और उस बैठक में 3 देश शामिल थे। और वो 3 देश कौन थे? एक तो था कौन सा? भारत, दूसरा यूगोस्लाविया और तीसरा मिस्र। इन तीनों ने बैठक कब की? इन तीनों ने बैठक की 1956 में। बेसिकली हो क्या रहा था, आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही देश छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में ला रहे थे। और जो जो देश नव स्वतंत्र हो रहे थे, नए नए आज़ादी मिल रही थी उनको अपने कब्जे में लेकर के आ रहे थे। ठीक है, तो कुछ जो नए देश हैं, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ और 1945 से ही शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया है। तो उसी में तो सभी देशों को अपने अपने कब्जे में ले रहे थे। तो यदि कोई भी नव स्वतंत्र देश जो कि दोबारा से अगर किसी ध्रुव में चले गए, किसी महाशक्ति के अंडर में आ गए, तो वो फिर से गुलाम बन जाते। ऑब्वियसली बात है, बन जाते। तो गुटनिरपेक्ष में शामिल होने वाले देश कह रहे थे कि हम किसी भी ध्रुव में, हम किसी भी दुनिया में शामिल नहीं होंगे, हम एक अपनी अलग दुनिया बनाएंगे। ठीक है, हमें अपना अलग स्वतंत्र देश चाहिए। और उस स्वतंत्र देश का नाम मतलब क्या दिया गया? वो किस नीति का पालन कर रहे हैं, किस आंदोलन के पक्ष में है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पक्ष में है। तो ठीक है, एक सफल बैठक के बाद गुटनिरपेक्षता कब हुआ? एक सफल बैठक हुआ 1956 में और इसके अंदर 3 देश थे, भारत, यूगोस्लाविया और मिस्र। इन 3 देश के नेता कौन थे? एक थे हमारे इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जानते होंगे, हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है जोसेफ ब्राज टिटो और उसके बाद कौन है? गमाल अब्दुल नासिर। ये 3 थे जो सबसे पहले बैठक में हुई, नींव के बाद जो शुरू हुई। उसके बाद कौन जुड़े? इंडोनेशिया के जुड़े और किसके? घाना के जुड़े। इंडोनेशिया के कौन थे? डॉक्टर सुकर्णो। और घाना के कौन थे? बामे एंड क्रोमा। ठीक है, तो ध्यान रहे बच्चे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये 5 जो थे, ये मेन गुटनिरपेक्षता के संस्थापक देश संस्थापक कहलाए जाते हैं। किसके? गुटनिरपेक्षता के। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, मिलान करो कि गुटनिरपेक्षता के देश
और मतलब गुट निरपेक्षता संस्थापक के देश और गुट निरपेक्षता के नेता, तो क्या करेंगे, आगे पीछे कर देंगे, ठीक है। यानी कि भारत के सामने मान लो कि डॉक्टर सुकर्णो कर दिया, ठीक है, और मतलब आगे पीछे कर देंगे तो मिलान करना होगा, तो इस प्रकार से आपको मिलान करना होगा, एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, एक और क्वेश्चन आता है, तो तीसरी दुनिया वे दुनिया है जो कि दोनों ही गुटों से दूर रहने का फैसला किया और विश्व स्तर पर वैकल्पिक रूप से अलग आजादी के रूप में जिंदगी जीने के लिए देशों ने क्या किया, गुट निरपेक्षता का पालन किया। इसी को क्या कहा जाता है, तीसरी दुनिया कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम कि जब इनका संस्थापक हो गया तो धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो और ज्यादा देश जुड़ने लगे संस्थापक, मतलब इस आंदोलन में जितने भी देश नए नए स्वतंत्र हो रहे थे वो कह रहे हैं हमें भी गुट निरपेक्षता में जाना है, हमें भी गुट निरपेक्षता में जाना है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्वतंत्र हो रहे हैं और फिर से किसी बड़ी महाशक्ति के अंडर में आगे तो दोबारा गुलाम बन जाते, इसीलिए ज्यादातर जो देश थे उन्होंने किसका पालन किया, गुट निरपेक्षता आंदोलन का पालन किया। क्लियर है? तो ठीक है, आगे क्या करते हैं, आगे होता है यहां पे जो 1961 है, 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन होता है। क्या होता है, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन। जो बेलग्रेड शिखर सम्मेलन है वो यूगोस्लाविया की क्या है, राजधानी है, यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। और यहाँ पे एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, एक बैठक आयोजित किया जाता है, एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, किसका, गुट निरपेक्षता का, ठीक है। और उसके अंदर कितने देश शामिल थे, उसके अंदर 25 देश शामिल थे, ठीक है। और यहां पे उद्देश्य रखा गया, खास करके इन 5 देशों ने उद्देश्य रखा, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ये सारे देश, इन सभी देशों ने जो कि गुट निरपेक्षता देश में शामिल थे उन सभी देशों ने कहा, ठीक है। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तब क्या हुआ, इसके अंदर सम्मेलन बढ़ते गए और मतलब जो जितने भी नए स्वतंत्र देश हो रहे थे वो आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। और इनका सबसे मेन उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इन्होंने ये रखा कि जितने भी नव स्वतंत्र देश हो रहे हैं, जितने भी नए नए देश जो आजाद हो रहे हैं, उन देशों को हम गुट निरपेक्षता में शामिल करेंगे, ठीक है, ताकि वो दोबारा से गुलाम ना बन जाए। और इन्होंने जो शीत युद्ध चल रहा है इनके बीच में, जो कोल्ड वॉर चल रहा है, शीत युद्ध को कहते हैं इंग्लिश में कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर चल रहा है इसको कम करने की जिम्मेदारी भी किसने ली, गुट निरपेक्षता में। विश्व, और इनका उद्देश्य क्या था, विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना। किसका उद्देश्य है, गुट निरपेक्षता का है, ठीक है। वहां पे हमने तीसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि तटस्थता की नीति का पालन करने वाला देश युद्ध का ना ही तो समर्थन करता है और ना ही तो युद्ध का विरोध करता है, लेकिन जो गुट निरपेक्षता के आंदोलन का पालन करने वाला जो देश है वो युद्ध को समर्थन नहीं करता बल्कि युद्ध का क्या करता है, विरोध करता है, कहता है युद्ध हम नहीं होने देंगे। और इन दोनों के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो इसको और इसको, यूएसएसआर को और यूएसए को आपसी में एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए भी हमेशा क्या करे, आगे कदम बढ़ाते गए। क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। धीरे धीरे इसके अंदर जब सदस्य संख्या बढ़ती गई तो 2006 आते आते इसके अंदर कितने सदस्य देश हो गए, 116 सदस्य देश हो गए और 15 पर्यवेक्षक देश होते हैं। पर्यवेक्षक देश होते हैं जो कि देख रेख करते हैं, ज्यादातर के ध्यान रखते हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में कितने देश हैं, अभी वर्तमान में 120 देश शामिल हैं गुट निरपेक्षता आंदोलन में और 17 कितने देश हैं, पर्यवेक्षक देश हैं। अगर हम इसकी बैठक और सम्मेलन की बात करें तो जो 14वां सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, हवान में हुआ था, क्यूबा में हुआ था। तो क्यूबा आपको थर्ड पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, क्यूबा मिसाइल संकट में, तो वहां पे आप जाकर के जरूर देखें, ठीक है। तो क्यूबा में हुआ है। नेक्स्ट सम्मेलन कब हुआ, 17वां सम्मेलन वेनेजुएला में हुआ। वेनेजुएला का भारगीता द्वीप है, वेनेजुएला में एक भारगीता द्वीप है छोटा सा, उस भारगीता द्वीप के क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। कब हुआ, दिसंबर 2016 में हुआ। देखो हम कुछ साल पीछे पहले की बात कर रहे हैं। और जब 17वां शिखर सम्मेलन हुआ तो इसके अंदर कुछ मुद्दे रखे गए, कुछ मेन मुद्दे रखेंगे कि हमारा अब जो मेन उद्देश्य है, मेन मुद्दे हैं वो ये रहेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या रखा कि आतंकवाद को हमें क्या करना है, खत्म करना है, हमें यूएनओ में सुधार करना है। अब एक बात बताओ, यूएनओ में सुधार की जरूरत कैसे पड़ेगी,
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सुधार की बात कैसे पड़ेगी? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सुधार इस प्रकार से पड़ेगी क्योंकि 5 ही देशों के पास वीटो पावर है और गुटनिरपेक्षता देश कह रहे हैं कि हमें भी, हम में से किसी भी एक देश को या फिर 2 देश को, इतने बड़े संस्थापक मतलब आंदोलन चल रहा है गुटनिरपेक्षता आंदोलन, तो क्या करें, उन देशों को कम से कम एक को तो वीटो पावर दो। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास? आगे है शांति अभियान चलाना है अपन, यानी कि पूरे वर्ल्ड पे शांति स्थापित करना, जलवायु परिवर्तन करना और सतत विकास करना, यानी कि ऐसे विकास करना जिससे वर्तमान में भी फायदा हो और आने वाले भावी पीढ़ी का भी फायदा हो। क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? 18वां शिखर सम्मेलन जब हुआ वो कहाँ हुआ? अजरबैजान में हुआ। अजरबैजान में 2019 में हुआ। क्लियर है? ठीक है, तो सॉरी, यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में, आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारा एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? कि 2 ध्रुवीयता की चुनौती गुटनिरपेक्षता संस्था। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन कि गुटनिरपेक्षता क्या है, गुटनिरपेक्षता की विशेषता बताओ, गुटनिरपेक्षता मतलब 2 ध्रुवीयता की चुनौती क्या है? तो 2 ध्रुवीयता की चुनौती गुटनिरपेक्षता हो गई। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता हो गई ना, तो यहाँ पे संस्थापक देश इतने सारे आ गए हमारे पास 5। ठीक है, मेन जो संस्थापक देश है, उसके बाद सम्मेलन हमने बताया, क्या क्या इसके उद्देश्य थे हमने वो भी क्लियर कर लिया। एक क्वेश्चन आता है गुटनिरपेक्षता पे एक गुटनिरपेक्षता पे क्वेश्चन क्या आता है कि गुटनिरपेक्षता क्या आज भी प्रासंगिक है? क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि इस कथन की पुष्टि करें? तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, प्रासंगिक वर्ड क्या है, प्रासंगिक वर्ड क्या है। देखो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया, मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रासंगिक, प्रासंगिक इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। प्रासंगिक क्यों है? गुटनिरपेक्षता वर्तमान में प्रासंगिक क्यों है? बात समझ आ रही है? तो वो इसलिए है, मतलब प्रासंगिक का पहले तो मतलब बता दूं मैं। प्रासंगिक का मतलब ये होता है कि जो गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध के दौर में बना था। ठीक है, तो हम सेकंड चैप्टर में हमने ये जानेंगे, मतलब जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे कि यूएसएसआर खत्म हो चुका है। इसका खत्म हुआ था 1990 में, इसका खात्मा हो चुका था, इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद रसिया इसका उत्तराधिकारी बन गया था, वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब ये हट गया, मान लो सेकंड दुनिया हट गई, तो ये बोल रहा है पूरा वर्ल्ड, आलोचना हो रही है गुटनिरपेक्षता की कि क्या प्रासंगिक है गुटनिरपेक्षता। यानी कि जब देखो क्लास के अंदर 2 व्यक्ति की लड़ाई हो रही थी। ठीक है, तो एक बच्चे ने क्या बोला कि भाई मैं इन दोनों में लड़ाई किसमें शामिल नहीं होगा। जैसे कि थर्ड पार्ट में मैंने बताया था कि अगर 2 व्यक्ति में लड़ाई हो रही है तो पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है किताबी कीड़ा, वो कहता मैं किसी के साइड में हूँ, नहीं हूँ। बात समझ आ रही है? लेकिन वो तटस्थता वाला था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि मैं किसी के साइड में नहीं हूं, बल्कि युद्ध को मैं कम करा रहा हूं। लेकिन एक बात बताओ, जब दोनों में लड़ाई खत्म हो जाएगी, यानी कि जब यूएसए और यूएसएसआर में लड़ाई खत्म हो गई, यानी कि यूएसएसआर अब नहीं रहा, खत्म हो चुका है, तो क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, प्रासंगिक का मतलब है जो पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहने की बात हो रही है। ठीक है, वो होता है प्रासंगिक। क्या अभी प्रासंगिक होना उसको जरूरी है? किसको? गुटनिरपेक्षता को। क्योंकि गुटनिरपेक्षता कब आया? जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई हो रही थी ना, कि ना तो इसके पास जाना पड़े और ना ही इसके पास जाना पड़े, इसलिए हमने गुटनिरपेक्षता को अपना लिया। अब एक खत्म हो चुका है तो इसको अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए? तो भाई साहब पहले आंसर में लिखेंगे हाँ, अपनाना चाहिए। क्यों अपनाना चाहिए? वो इसलिए अपनाना चाहिए तो क्या ऐसा भरोसा है कि आगे चल करके कोई नई बड़ी महाशक्ति ना उभरे, कोई नई बड़ी महाशक्ति ना आ जाए जिसके बीच में फिर से अमेरिका और किसी दूसरे महाशक्ति के बीच में लड़ाई हो जाए और 2 ध्रुव बन जाए। बात समझ आ रही है ना? तो फिर से इनको क्या करना पड़ेगा? गुटनिरपेक्षता की स्थापना करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना? कि ऐसा क्या भरोसा है कि दोबारा से कोई पूरे विश्व स्तर पर कोई बड़ी महाशक्ति उभरे और किन्हीं 2 बड़ी महाशक्तियों में लड़ाई हो जाए? ऐसा कोई भरोसा तो नहीं है ना। इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, और ये वर्तमान में भी प्रासंगिक है और आगे भी ये प्रासंगिक रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का हम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का वो करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है
कि नियो से आप क्या समझते हैं, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, और ये पूरे के पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या पूछ रहा है और क्या हम बताने जा रहे हैं। नियो का अर्थ होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की क्या आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत क्या पड़ेगी? तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जितने भी प्रकार के नए नए स्वतंत्र हुए देश थे उनकी अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा लो थी, काफ़ी ज़्यादा एकदम ख़त्म हो चुकी थी। ना तो रोजगार था, ना तो औद्योगिक प्रौद्योगिकी थी, ना ही तो तकनीक था, ना ही तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, कुछ नहीं था इनके पास। ठीक है, यानी कि ये अल्प विकसित देश थे। विकसित देश और विकासशील देश नहीं थे। ये कौन से देश थे? ये अल्प विकसित देश थे। इतनी बात क्लियर है ना? तो जब अल्प विकसित देश है, इनके पास अर्थव्यवस्था तो होगी नहीं, जीडीपी काफी लो होगी, तो उसी को सुधारने के लिए नई आर्थिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत इनको पड़ी। ठीक है, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, एक नई अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए एक जरूरत पड़ी। बात समझ आ रही है? तो चलो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखना क्या है। देखो बेसिकली हुआ क्या था कि जो विकसित देश थे वो अल्प विकसित देशों को अपने देश में, विकसित देश अल्प विकसित देशों को अपने देश में सामान नहीं बेचने दे रहे थे और ये सिर्फ कच्चे माल उपजाते थे। तो अब कोई खरीदेगा ही नहीं इससे, तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो कच्चे माल का आयात बन के रह जाएंगे ना अपने, यानी कि इनके पास कच्चा ही माल रहेगा, तैयार माल तो आने नहीं वाला इनके पास। तो इन्होंने किया एक रिपोर्ट दर्ज। कहाँ रिपोर्ट दर्ज किया? यूएनओ में रिपोर्ट दर्ज किया और यूएनओ ने इसकी बातों को मानी और सुनवाई किया और उसके तहत कुछ सुधार भी किए गए। तो देखो क्या हुआ कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यापार और विकास से संबंधित, किसके संबंधित? व्यापार से संबंधित, व्यापार और विकास से संबंधित, कि अगर व्यापार करेंगे अल्प विकसित देश तभी तो उनका विकास होगा। ठीक है, उससे संबंधित एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, सम्मेलन में क्या किया गया? अंकटाड एक रिपोर्ट पेश की गई। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंकटाड का पूरा पूर्ण या फिर विस्तार रूप लिखे, पूर्ण रूप लिखे। ठीक है, तो एक रिपोर्ट क्या पेश होती है? रिपोर्ट ये पेश होती है टुवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी, टुवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी, कुछ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए कुछ नए पॉलिसी बनानी चाहिए। फॉर डेवलपमेंट, किसके लिए? डेवलपमेंट करने के लिए। शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कहाँ पेश की है? संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत की है, जिसके अंतर्गत कई सुधार किए गए। इस देखो ये ना रिपोर्ट है, इसको आप फुल फॉर्म मत समझना। ये क्या है? एक रिपोर्ट है जो कि कहाँ पेश हुई है? संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश हुई है। ठीक है, अंकटाड है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस किया गया, बातचीत की गई, किसके लिए? यूनाइटेड नेशन से बात की, कॉन्फ्रेंस किया गया, बातचीत की गई ट्रेड के लिए एंड किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे देखो क्या कहते हैं। तो इसमें सुधार क्या किया गया है? सुधार किया गया है भाई साहब इसमें कि देखो पहले क्या था कि जो बड़े बड़े देश थे, जो विकसित देश थे, वो छोटे देशों को अपने बाजारों में वस्तुएं नहीं बेचने देते थे। ठीक है, तो इसलिए वो अल्प विकसित रह जाते, उनकी अर्थव्यवस्था वैसे ही रह जाएगी। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, तो चलो यहां देखो क्या कह रहे हैं, सुधार क्या कह रहे हैं। अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते आ रहे हैं। यानी कि जिन प्राकृतिक संसाधनों पर कौन दोहन कर रहे थे? दोहन कर रहे थे विकसित देश, पश्चिमी देश। जो अल्प विकसित देश है उनके प्राकृतिक संसाधनों को खुद यूज कर रहे हैं। तो यूएनओ ने यह कह दिया कि अब से जिस देश का जो संसाधन है उस संसाधन पर उसी देश का नियंत्रण होगा, कोई दूसरा देश, कोई अमीर देश उस पर जाकर कब्जा नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर है? तो एक सुधार तो ये हो गया। ठीक है, तो देखो स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना नोट करते रहना। ठीक है, आगे के एक और सुधार क्या करता है? अल्प विकसित देशों की पहुंच विकसित बाजार, यानी कि विकसित देश यानी कि पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे। पहले तो बेचने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब वो बेचेंगे। कौन? किसके बदौलत? यूएनओ के बदौलत। ठीक है,
और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा कि नहीं होगा? यदि अगर कच्चे माल वो तैयार करते हैं, कच्चे माल को तैयार करने के बाद वो विकसित देश के बाजार में जाते हैं और बेचते हैं, तो उनसे वहां से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, उनको मुनाफा होगा, उनको देश को क्या मिलेगी? जीडीपी थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है? तो ये क्या होगा? उसके लिए फायदेमंद होगा। किसके लिए? अल्प विकसित देशों के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरा सुधार क्या करते हैं? तीसरा सुधार करता है पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम की जाएगी। ध्यान रहे, किसकी लागत कम की जाएगी भाई साहब? प्रौद्योगिकी की लागत कम की जाएगी। क्या कम की जाएगी? लागत सॉरी, लागत कम की जाएगी। यानी कि जो अल्प विकसित देश थे वो विकसित देश से प्रौद्योगिकी लेकर के आते थे, नए नए तकनीक लेकर के आते थे, तो उसमें बहुत सारा पैसा लग जाता था, बहुत ही ज्यादा लागत लग जाता था। तो यूएनओ ने कहा कि अब कम लागत पर अच्छी तकनीक देंगे। किनको? अल्प विकसित देशों को। तो ये बात भी विकसित देशों को माननी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अल्प विकसित देशों को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में भूमिका बढ़ेगी। ध्यान रखना, अल्प विकसित देशों की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में, कहां पे? अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था, पैसे से रिलेटेड जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसके अंदर उसकी भूमिका बढ़ेगी। अब वो विकसित होंगे, डेवलप होंगे, अमीर होंगे, तभी तो वर्ल्ड से हाथ मिला पाएंगे, किसी बाहर के देशों से वो व्यापार कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये सारी बात किसके थ्रू मानी गई? यूएनओ के थ्रू मानी गई। और ये हमारा यहाँ पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि आपको फिर से कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप क्या करें? डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें और जरूर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।